ईवीएम की बात विपक्ष ने हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है, मगर ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव है। लगभग 4 महीने का समय ही बच गया है। सभी दल जीत के लिए उत्साहित और या प्रयासरत है कि हम जीते और प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन भाजपा 400 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। क्यों चौंका दिया ना? ऐसा हम नहीं कह रहे दोस्तों, ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा। उनका कहना है कि ईवीएम की मदद से भाजपा 400 सीट भी जीत सकती है। लेकिन दोस्तों, अब शायद विपक्ष को चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अब ऐसा फैसला कर लिया है कि शायद सत्ता दल के होश पाख्ता हो जाए और विपक्ष एक राहत भरी सांस ले। चुनाव आयोग को पंगु बनाकर और ईवीएम में कथित तौर पर गड़बड़ी करके जो सत्ता को हाईजैक करने का खेल चल रहा था, उस पर मुख्य न्यायाधीश अब ऐसा वो फैसला लेने वाले हैं कि लोकतंत्र फिर से इस दिशा में पूरी तरह से बहाल हो जाएगा। क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट और उनके मुख्य न्यायाधीश लौटेंगे, ऐसा लग रहा है दोस्तों, तो देश की सुप्रीम अदालत से ईवीएम को लेकर कोई फैसला निकले। क्योंकि कोर्ट की जाड़ों की छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियों के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकता है ईवीएम के मामले को लेकर कि हमें इसमें कुछ गड़बड़ी की उम्मीद है, आप जांच के आदेश दें, ऐसा कोर्ट से निवेदन हो सकता है। और CGI को तो आप लोग जानते हैं, हमारे चंद्रचूड़ साहब लोकतंत्र की हल्की बदनामी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि 15 जनवरी तक ऐसा फैसला आ जाए जो देश के पूरे इतिहास को ही बदल कर रख दे। दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा फिर से गर्म आ गया है, लेकिन आखिर क्यों? फिर से देश के भीतर गर्म हो गया है ईवीएम का मुद्दा। इसको समझने के लिए आपको दिसंबर में 11 दिन पीछे जाना होगा। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक थी, जिसमें एक प्रस्ताव पास हुआ कि ईवीएम के मामले पर विपक्ष का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलेगा। जिसके बाद चर्चा तेज हो गई कि हो ना हो फिर से ईवीएम लोकसभा चुनाव 2024 में मुख्य मुद्दा एक तरीके से बनकर उभरेगा। इंडिया ब्लॉक की पिछली बैठक के दौरान विपक्ष ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम डिज़ाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई। प्रस्ताव में कहा गया है, इंडिया की पार्टी दोहराती रही कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं। इन्हें कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स ने भी उठाया है। जिस चुनाव आयोग के ऊपर लोकतंत्र को बहाल करने की और स्वतंत्र रखने की जिम्मेवारी थी, आज वही चुनाव आयोग एक पक्ष में या पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं दिखता है। देश को बिना गड़बड़ी वाली पवित्र सरकार देने की जिम्मेवारी है, वही चुनाव आयोग ना जाने किसके डर से लोकतंत्र के अहम स्तंभों में से एक विपक्ष से मिलने से आनाकानी कर रहा है। क्या अब चुनाव आयोग वन वे हो चुका है? उसे एक ही दिल की आवाज़ सुनाई देती है? ऐसे सवाल पूछे जाने भी चुनाव आयोग से अब लाजमी हो चुके हैं। क्योंकि चुनाव आयोग जितनी तेज़ी से विपक्ष को नोटिस भेजता है, उतनी ही तेज़ी से सत्ता पक्ष को नोटिस नहीं भेज पाता। लगभग एक जैसी ही गलती पर तो सवाल क्यों ना पूछे जाएं। चुनाव आयोग कोर्ट में जवाब दाखिल करके कहता है कि वीवीपैट की पर्ची मिलान से मानवीय त्रुटि होने की संभावना अधिक है,
तो दोस्तों आप ही समझें, जब इंसान खुद गलती कर सकता है तो उसके द्वारा बनाई गई मशीन में गड़बड़ी नहीं हो सकती। अभी हाल ही में कितनी ही जगह ईवीएम मशीन लावारिस मिली, किसी के घर में तो कहीं पर कब्रिस्तान में, तो कहीं राज्य निर्वाचन आयोग में जहां ईवीएम मशीन रखी होती है वहां आग लग गई, जैसे मानो वह धुआं लोकतंत्र के भीतर से निकल रहा हो। चुनाव आयोग ने एक ऐसा उत्तर दिया सवाल के जवाब में जिसे सुनकर ऐसा लगा ही नहीं कि वह टीएन शेषन का चुनाव आयोग है, जो कहते थे कि मैं नाश्ते में नेता खाता हूं। तो ये तमाम तरह के सवाल और जवाब चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता को लेकर दागे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दर्शकों कि चुनाव आयोग आज के समय में कितना निष्पक्ष रह चुका है, और राहुल गांधी ने भी क्या कहा था ईवीएम को लेकर, वह भी आप सुनिए। ईवीएम की बात विपक्ष ने हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है, मगर ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं, और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है। आप दर्शकों का क्या कहना है ईवीएम को लेकर, ईवीएम से होने वाली वोटिंग को लेकर, ये भी हमें जरूर लिख भेजें। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग हैकाथॉन और तमाम तरह की चीज़ें कर रहा है, उससे क्या लोकतंत्र की विश्वसनीयता फिर से कायम हो रही है, वो भी एक बात है। क्या हैकाथॉन कराने मात्र से ही चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोकतंत्र की फिर से बहाली हो जाती है, लोकतंत्र फिर से मजबूत हो जाता है? देखिए, कई इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी कहा कि इंडिया का लोकतंत्र कहीं ना कहीं पिछले 1 दशकों में प्रभावित तो जरूर हुआ है। तो क्या इसकी पूरी कहानी है? इसका जो मकड़ जाल चुनाव आयोग के आसपास फैल गया है, उसको चुनाव आयोग कैसे दूर करेगा, इस पर भी आप अपनी राय जरूर भेजें। जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के अन्य आयुक्तों की नियुक्ति में से संसद द्वारा बिल पेश कराकर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब को या मुख्य न्यायाधीश को पूरे चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति से दूर किया गया, क्या ये कहीं ना कहीं एक संसदीय साजिश थी, राजनीतिक साजिश थी, चुनाव आयोग को और अधिक पंगु बना देने के लिए? तमाम सवालों पर आपकी अपनी राय क्या है, अपना मौजू क्या है, हमें जरूर लिखकर भेजें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट के साथ। धन्यवाद।